Yesterday, good morning student. Yesterday we have already studied about the mole concept, which is very important topic for you, even it is utilized in 12th class. So once again we will repeat the main points of mole concept ना. अगर हम mass of any substance is given, then it can be easily converted into the mole ना. Take the amount of the mass of the substance given, divide it by the formula mass or formula weight, you will get the mole. Or if mole is given and you want to convert into the substances, amount of the substances, weight of the substances, then multiply the mole by formula mass of the given substance, you will get the mass. Similarly, volume at, as you know, volume of any gases at STP is 22.4 liter, and if the volume is given, you can convert volume into mole by dividing the given volume by 22.4 liter, and similarly mole can be converted into volume by multiplying it by 22.4 liter. Similarly, if you want to convert volume into the masses, then first of all convert the volume by dividing it by the 22.4 liter into mole, then multiply it by the formula mass, then you will get the mass. Similarly, mass can be converted into the volume. Now let us see how the mole is converted into the molecule. Now, the number, if mole of any substance is given, then multiply it to get the number of molecule, and if number of molecule is given and you want to get the number of mole, just divide it by Avogadro number. As you know, the number of atom or molecule or particle or any chemical entities given in a 1 mole is equal to Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23. That is why number of molecule or the entities can be converted into mole by dividing it with the Avogadro number. If number of mole is given and you want to convert the number of mole into the number of molecule, then multiply it by Avogadro number. तो एक चीज आप देख रहे हैं कि हर जगह बाहर निकलने के लिए मल्टीप्लाई है, बाहर निकलने के लिए मोल से मल्टीप्लाई है, बाहर निकलने के लिए मोल में मल्टीप्लाई है, और अंदर जाने के लिए हर जगह से, हर स्टेशन से इस जंक्शन को जाने के लिए आपको डिवाइड करना है। मास से आपको मोल में जाने के लिए फार्मूला मास से डिवाइड करना है, वॉल्यूम से मोल में जाने के लिए आपको 22.4 लीटर से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल से मोल में जाने के लिए आपको एवोगैड्रो एन जहां एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, बाहर निकलने के लिए मल्टीप्लाई, अंदर जाने के लिए आपको डिवाइड करना है। अब मोल और इक्विवेलेंट मास में हम लोग रिलेशन देखेंगे, जिससे बहुत सारे एलिमेंट्स का हम लोग मोलिकुलर वेट या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल बराबर हो गया वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, वेट इन ग्राम बराबर ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इसको हम लोग एक दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करने से आपका एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोल, जस्ट एक दूसरे को डिवाइड किया हुआ है यहाँ इस तरह से। तो ये आपका डब्ल्यू डब्ल्यू कट जगह है, यहाँ एक्स आ गया, ठीक है। एक्स जहाँ हो गया वैलेंसी कहिए, एसिडिटी कहिए या बेसिसिटी कहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अगर आपको मालूम हो तो मोल में अगर मल्टीप्लाई कर दिए एसिडिटी से या बेसिसिटी से, तो इक्विवेलेंट वेट आपका निकल जाएगा। अब आइए, अब हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मैं पढ़ा चुका हूं कल, कि वैसा कंडीशन जिसमें 273 केल्विन टेम्परेचर हो या 25, ये आपका क्या कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग 298 केल्विन होना चाहिए जी, 273 केल्विन लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, 298 केल्विन होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं,
ठीक है। फार्मूला वेट के बारे में मैं बताया था कि किसी भी फार्मूला का फार्मूला वेट निकालना हो तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम हो उसका एटॉमिक मास लिख करके ऐड कर देंगे, सिंपली आपका फार्मूला वेट निकल जाएगा। कल हम लोग देखे थे। उसी तरह से मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, मोलर मास को ग्राम पर मोल में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कल बता चुका हूँ इसको। ठीक है। देयरफॉर मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम डिपेंड्स ऑन वेदर द सब्सटेंस कंटेन्स एटम और मोलिक्यूल। ठीक है। और एक मोल में बता चुका हूँ कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, 1023 रेगुलर हो गया, ये पावर में मान लेना इसको। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स कह दीजिए, या ग्राम एटॉमिक वेट कह दीजिए इतना को, या 22.4 लीटर कह दीजिए एसटीपी पर। ठीक है। और यह सिर्फ गैस के लिए ही हम लोग 22.4 लीटर एसटीपी पर बोलते हैं। ठीक है। यानी कि 1 मोल जैसे अब CO2 का है तो बताया था कल कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक मोल में CO2 में वेट कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। वही एक मोल में 44 ग्राम हो गया। अगर उसी गैस का वॉल्यूम पूछता है तो 22.4 लीटर। अब देखो उसको हम जो चार्ट दिए हैं उससे कन्वर्ट करो, तुम्हारा वेट दिया हुआ है 44 ग्राम सपोज। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल हमको निकालना था, इसका फॉर्मूला वेट CO2 का भी 44 ही हो गया, उससे 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 मोल आ गया। ठीक है। अब 1 मोल को मोलिकुल में बदलना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इतना मोलिकुल निकल गया। अब 1 मोल जो आया तुम्हारा 44 ग्राम से, उसमें नंबर ये आप एसटीपी पर वॉल्यूम निकाल दो, तो बाहर निकल रहे हैं हम लोग मोल से, तो 22.4 लीटर से सीधे मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो इतना ही मोल आ जाए, उतना ही लीटर गैस का आ गया। तो मिला जुला करके जो कन्वर्सन चार्ट है बहुत ही आपके लिए एप्लीकेबल है, और फॉर्मूला रटने से आप बचिएगा। ठीक है। एक बार चार्ट देख लिए, याद हो जाएगा आपको। परसेंटेज कंपोजिशन, इसे आज एक क्वेश्चन भी आपको दिया हूं। ठीक है। शायद कल मैं चर्चा किया या नहीं किया मुझे याद नहीं ठीक से। इफ एनी एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड is the number of part by mass of that element or the constituent present in 100 part by mass of the compound is known as percentage composition। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका दिया हुआ है, इसमें हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम है, तो ये 40% तो हो गया। ठीक है। टोटल करेंगे क्या, 40 ले लिए और 40 ले लिए, टोटल मोलिकुलर मास कितना हो गया, 100 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 कट गया, 40% आ गया। अब उसमें कार्बन हम लोग को लेना है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कार्बन ले लिए। कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ले लिए। टोटल वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मोल में 100 ग्राम होता है, 100 से डिवाइड कर दिए, 100 से परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो 12 ग्राम आ गया। उसी तरह ऑक्सीजन का अगर हम लोग निकाल ले तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 के लिए कितना हो गया, सल्ती 48 ग्राम हो गया। तो 48 अपॉन 100 इंटू 100 कट गया, आपका 48 ग्राम बच गया, 48% बच गया। तो यही होता है परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में उसका हम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा। जो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसका वेट ले लिए, टोटल मोलिकुल के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। यही है परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे आपका कई कंपोनेंट मिल करके बना हुआ तो सबका परसेंटेज है, पार्टिकुलर एक का हम लोग जो परसेंटेज निकाल दिए, ठीक है, तो वही परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ग्रीन कलर का हमको परसेंटेज निकालना है तो ग्रीन कलर का कितना पार्ट है और टोटल पार्ट से डिवाइड कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यही इसका परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड और मोलिकुल इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल इंटू 100 ना। यानी कि किसी एक जिस एलिमेंट का पूछ रहा है उसी का 1 मोल में कितना मास है वो ले लिए, टोटल मास से डिवाइड कर दिए, कितना में, 1 मोल में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। वही निकल गया। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में इसको हम लोग निकालते हैं ना। स्टेप 1 हो गया आपका क्या, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स फॉर्मूला। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मैं एग्जांपल दिया तो टोटल का मोलिकुलर मास निकाल दीजिए, 100 ग्राम हो गया। और ईच का एटॉमिक वेट अगर याद है तो मोलिकुलर मास उसमें डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट और द कंस्टिट्यूएंट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। वह रिलेशनशिप क्या है, तो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू ना number of parts by mass of the element or the constituent divided by total molecular mass of the compound into
100। अब इस तरह से परसेंटेज ऑफ दैट वेरी एलिमेंट निकल जाएगा। सैंपल प्रॉब्लम एक ले लीजिए, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में हम लोग को सबका अलग अलग निकालना है परसेंटेज, मैग्नीशियम का कितना परसेंट है, सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। तो सबसे पहले मोलिकुलर वेट निकाल दीजिए, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो मैग्नीशियम का देखिए 24 ग्राम ले लिए, सल्फर का 32 ग्राम ले लिए, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल कितना गया, 120 ग्राम आ गया। तो अब करना क्या है, जैसे हमको मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम का कितना है, 20 है, 24 है, तो 24 अपॉन 120 इंटू 100 मैग्नीशियम का परसेंटेज निकल गया आपका ना। ये फार्मूला हम लोग यूज कर दिए, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इनटू 100 ना। तो उसी तरह उसको आगे हम बढ़ा दिए, तो 24 अपॉन 120 इंटू 100 बराबर 20% ही आ गया। उसी तरह से सल्फर का निकाल दिए, तो सल्फर का 32 होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है, यानी एटॉमिक एटॉमिक मास 32 अपॉन 120 इंटू 100 कितना परसेंट हो गया, इतना परसेंट निकल गया। ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन टोटल उसमें कितना था आपका, 64 था, तो 64 अपॉन 120 इंटू 100 निकाल करके इतना परसेंटेज आंसर निकाल दिए, ठीक है। अब हमको निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर बाई क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल 10 में पढ़े थे, कॉपर सल्फेट 5H2O को हम लोग ब्लू विट्रियल कहते हैं। इसमें 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है ना। और इसी के चलते कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है, ये 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर के चलते होता है। हिट कर दो, 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा, इसका कलर ब्लू से व्हाइट हो जाएगा। फिर पानी डाल दो, तो पानी लेते ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो एब्जॉर्ब करेगा और वह फिर ब्लू कलर में बदल जाता है। तो आइए, तो 10 क्लास की चीजें था, ठीक है। आइए हम लोग इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो टोटल मोलिकुलर मास निकाल दिए, कॉपर का ले लिए, सल्फर का ले लिए, ऑक्सीजन का ले लिए। 5 मोल्स हो गया आपका इसका वाटर, तो 5 मोल ले लिए। अब 1 मोल वाटर का वेट होता है 18 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 2496, यहाँ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है जी, 63 होता है कॉपर का, 63 आपको लेना है, ठीक है। तो ये 249.5 आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ H2O, तो H2O 90 ग्राम हो गया, टोटल वाटर का वेट जो हो गया 90 ग्राम हो गया। और इसी का परसेंटेज का पोजिशन पूछ रहा है, तो 90 अपॉन टोटल मास दे दिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला ये है क्या। इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, किसी भी फार्मूला का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम और मोलिकुल, ये एटम प्रेजेंट इन ए मोलिकुल, किसी भी मोलिकुल में जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना, सबसे बड़ा डिमेरिट है। जैसे देख लो, बेंजीन है, और बेंजीन का अगर तुम देखोगे मोलिकुलर फार्मूला, तो कितना C6H6 हो गया, रेशियो निकाल दो, CH आ गया। और एसिटिलीन ले लो तुम, इथाइन, तो C2H2 हो गया, रेशियो निकाल दो, इसमें CH आ गया। तो यहाँ तो दोनों दो कंपाउंड का एक फार्मूला हो गया ना, दोनों का कम आपका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो रेशियो हो गया 1:1 हो गया। तो इंपेरिकल फार्मूला जो होता है, सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को नहीं बताता है। साथ ही साथ इंपेरिकल फार्मूला से एक से ज्यादा कंपाउंड को इंडिकेट कर सकता है, जबकि मोलिकुलर फार्मूला क्या है, इट गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिकुल, किसी भी मोलिकुल में उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जिस फार्मूला में हो उसको हम लोग मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। आइए अब इसका लैंग्वेज आप देख लीजिए। द फार्मूला which gives the relative number of atom of the various element in one molecule of the compound is called empirical formula। और empirical formula में हम लोग क्या देखते हैं कि ये होल नंबर रेशियो को बताता है, it does not give exact number of atom present in a molecule, ठीक है। जबकि मोलिकुलर फार्मूला से एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का पता चलता है किसी भी मोलिकुल में, ठीक है। यही चीज हो गया मोलिकुलर फार्मूला का। आइए जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। C2H2 किसका मोलिकुलर फार्मूला है, कोई जवाब दीजिए। हाँ जी बोलो कोई, C2H6 किसका फार्मूला है, बोलो। कुछ बोल नहीं रहे हो।
हाँ हेलो, रवि, राहुल, प्रिंस, मनीष, अभिषेक, प्रिया, बोलो कुछ। हाँ इथीन है। बोल, उधर से अपना माइक ऑन करके बोलोगे तो इधर सुनाई भी देगा। ना इथेन कहलाएगा बेटा। ना वो क्या है, इथेन है, इथीन नहीं है, इथेन है। ठीक है। C4H8 ना, जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर दोगुना से दोगुना है जस्ट ना। तो ये हो गया तुम्हारा ब्यूटीन, ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज ना। तो ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पता चल रहा है कि इथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे, ब्यूटीन में 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन इसमें देखो तो जरा, इसमें 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन एम्पिरिकल फार्मूला में है। इसके एम्पिरिकल फार्मूला CH2 हो गया, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हो गया। ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला में हम लोग डिमेरिट क्या देख रहे हैं, इस एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का पता नहीं चलता है। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इट मींस दैट वन molecule of benzene has 6 carbon atoms and 6 hydrogen atom, while its empirical formula of benzene is CH, which does not give exact number of carbon and hydrogen atom, but it gives just the ratio of carbon and hydrogen in benzene, that is 1:1। ये देख लीजिए बेंजीन का आपका मोलिकुलर फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में CH आ रहा है, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन रह रहा है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ आपका उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं बताता है। यही इसका डिमेरिट है। अब आ जाइए कुछ देख लीजिए आप, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला हो गया H2O2, एम्पिरिकल फार्मूला OH हो गया आपका। वाटर का मोलिकुलर फार्मूला H2O और H2O दोनों सेम है इसमें आपका। ग्लूकोज जहां आपका मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 है, वहीं इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हो गया। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 है, ठीक है, वहीं इसका एम्पिरिकल फार्मूला HCO हो गया। इसी तरह से इथेनॉल का हो गया C2H6O यानी C2H5OH हो गया, जबकि इसका भी वही सेम होता है। इथेन का हो गया C2H6 CH3 हो गया। इथिलीन C2H4 हो गया, यानी कि इथीन भी इसको आयुपैक नेम में हम लोग कहेंगे, इसका फॉर्मूला CH2 हो गया। ठीक है। उसी तरह से कैफीन का मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आपके सामने है। तो कहने का यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला से एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का पता नहीं चलता है, जस्ट ये रेशियो है। फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो देखिए उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी कंपाउंड के 2 तरह का फार्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में आपको मैं बताया कि इट इज एन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। यह जस्ट एक सिंपल रेशियो है, ठीक है। और क्या है ये, तो for example, the empirical formula for ethane is CH3. This formula cannot be reduced any further since it is already in the simplest ratio. ठीक है। अब आइए दूसरे तरह का कुछ कंपाउंड का फार्मूला जो होगा, मोलिकुलर फार्मूला होगा, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड को बताता है ना। मोलिकुलर फार्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन ए मोलिक्यूल इन ए कंपाउंड। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेन is C2H6. This formula tells us the actual number of each atom present in molecule, that is carbon is 2 atom, carbon in ethane is 2, that of hydrogen is 6 atoms. Calculating empirical formula फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है और हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है या मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक 4 स्टेप्स होता है इसमें। पहला है परसेंट टू मास। परसेंटेज को अलग कर दीजिए, किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, एटॉमिक मास उसको अलग कर लीजिए, परसेंटेज टू मास। अब 100 ग्राम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सपोज कि 100 ग्राम है और इस हमको परसेंटेज मालूम है सब, जैसे कैल्शियम का 40% हो गया, आपका कार्बन 12% हो गया, 48% आपका ऑक्सीजन हो गया। 100 ग्राम अगर हम लोग मान लेते हैं तो परसेंटेज टू मास में बदल जाएगा आराम से। मास में नहीं बदलते हैं तो परसेंटेज रहने दीजिए। और दूसरा स्टेप क्या है आपका, मास टू मोल,
मोल में बदल दीजिए। मोल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास तो आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं भी दिया होगा तो सिंपल चीज है, उसको दो चार ठोकर याद रखना चाहिए और प्रैक्टिस करने से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मास टू मोल में बदल दीजिए। जो मोल आया, जो सबसे छोटा मोल होगा, ठीक है, उसमें सारे मोल में उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उससे सिंपल रेशियो आ जाएगा। अगर वह फ्रैक्शन में आ रहा हो तो सारे जो रेशियो जो निकल रहा है आपका मोल को डिवाइड करने के बाद उसमें ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि वह होल नंबर में बदल जाए ना। डिवाइड बाय स्मॉल और स्मॉल में मल्टीप्लाई कर दीजिए टू गेट द होल। जब तक होल नंबर नहीं मिल जाता है तब तक उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक में नहीं, सब में मल्टीप्लाई करना होता है ना। यही 4 स्टेप्स आपको है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। डिस्क्रिप्शन वाला स्टेप आपके पास है। सबसे पहले परसेंटेज को अलग किए, उसको मास की तरह ट्रीट कर दिए, उसमें ये एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, मोल निकल गया। और मोल जो निकल गया, मोल के लिए फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू एम अपॉन मोलकुलर मास, यानी कि मास अपॉन मोलकुलर मास से डिवाइड करने से निकलता है। अब हम लोग करते क्या है उसमें कि जो सबसे छोटा मोल आया उससे सब में डिवाइड कर दीजिए, जिससे एक सिंपल रेशियो निकल गया। अगर वह फ्रैक्शन में हो तो एक ऐसे डिजिट से सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी डाटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे वह होल नंबर में बदल जाए। और इस तरह से इच एलिमेंट का, इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, इच एलिमेंट का आपका रेशियो निकल जाएगा, कितना कौन परसेंटेज है, और उस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलकुलर फॉर्मूला में दोनों में रिलेशन है। ठीक है, वो क्या है, n इज इक्वल टू, यानी मोलकुलर फॉर्मूला में n से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोलकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। n कहाँ है, होल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, मोलकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास ना, इसी से निकल गया। जैसे मोलकुलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, मोलकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर उसको मास के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो मोलकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया। ठीक है, जैसे हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो आइए एक एक स्टेप हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लेन आपका करता हूँ। उधर डायग्राम बना करके मैं दिखाया था, बड़ा चार्ट बना करके, इधर थोड़ा लैंग्वेज के साथ मैं आ रहा हूँ। डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास ना, एटॉमिक मास से हम लोग परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं। नाउ द मास जो मोल आया आपका, जो छोटा मोल होगा उस मोल से सभी में डिवाइड कर दीजिए ना। डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द अबव स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो बाय द वेरियस एटम्स। सभी में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होगा क्या कि आपका सिंपल रेशियो निकल गया। और जब सिंपल रेशियो आपका निकल गया तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको उसमें हाँ, अगर फ्रैक्शन में आ गया नहीं है तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो उसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे सारा का सारा वह होल नंबर में बदल जाए ना। इफ द नंबर obtained above is not a whole number, then multiply all the numbers by suitable integer to get the whole number ratio। और जिसका जितना रेशियो आ गया उसका उतना कंस्टिट्यूएंट आ गया, और उस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला हमको निकाल दिया। जैसे एक कंपाउंड ले लिए, कार्बन जिसमें 71.23% है, हाइड्रोजन 12.95% है, ऑक्सीजन 15.81% है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ना, तो सबसे पहले कार्बन लिखिए, नीचे हाइड्रोजन लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दीजिए। कार्बन का आपका एटॉमिक परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ, ऑक्सीजन का दिया हुआ, सबका परसेंटेज लिख दीजिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम डाटा तैयार कर लिए यहाँ पर और सबका परसेंटेज लिख दिए। अब सबका एटॉमिक जो एटॉमिक मास है उसे डिवाइड कर दिए, उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ये निकल गया आपका, यह बल्कि कह दीजिए कि मोल निकल गया एक तरह का। तो जो सबसे छोटा डाटा आया आपका मोल, उससे सब में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ सबसे छोटा 0.98 है, तो 0.98 से सब डाटा में डिवाइड कर दीजिए। 5.936 में अब 0.988 से डिवाइड कीजिएगा, 6 आ जाएगा। और आपका क्या कहा जाता है 12.95 में फिर डिवाइड कीजिए 0.988 से, तो 13 आ जाएगा। 15.81 में फिर 0.988 में आपको 0.98 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गया। तो कार्बन का 6 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 13 हो गया, ऑक्सीजन 1 एलिमेंट आ गया। तो यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड का, C6H13O
ना, ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिया हूं, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स एटॉमिक मास जिसका 10 दिया हुआ है एंड 50% ऑफ एलिमेंट वाई जिसका एटॉमिक मास 20 दिया हुआ है। तो कहता है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट एक्स और वाई दोनों ले लिए, एटॉमिक मास एक का 10 है दूसरे का 20 है, लिख दिए। परसेंटेज 50 है, इसका भी परसेंटेज 50 है, लिख दिए। ठीक है। अब एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए, तो देखिए इसका 5 आ गया, इसको डिवाइड कीजिएगा 20 से तो 2.5 आ गया, स्मॉलेस्ट जो आया आपका 2.5 आ गया। अब 2.5 से इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 आ गया, इसका 1 आ गया, यानी कि x का रेशियो 2 आ गया और y का रेशियो 1 आ गया, तो x 2y यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए आप, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन contains these element in the ratio 9:1:3:5. Calculate the empirical formula of its molecular mass is 108. ठीक है। व्हाट इज इट्स मोलिकुलर फार्मूला। तो अब आपका सिंपल रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आपका आया है वो एलिमेंट लिख दीजिए। तो कार्बन लिख लिए, क्या चीज भूल गए, तो कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिख दिए। एलिमेंट के रेशियो दिया हुआ है, कितना है 9, कौन कार्बन, 1 किसका है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का कितना है 3.5 है, 3.5 लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। अब देखिए जो आपका जो रेशियो है, या सबसे पहले रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम लोग उसका निकालेंगे। ठीक है। तो 9 जो रेशियो है, 9 में जो रेशियो है उसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो इतना आ गया, इसमें 1/1 1 आ गया, इसमें 3.5 अपॉन 14 कर दिए, इतना आ गया। सबसे छोटा कौन है 0.25, 0.25 से सब में डिवाइड कर दिए। ठीक है। सबसे छोटा से डिवाइड करना होता है, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है। अब देख लीजिए, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, C3H4N आ गया। ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास आप निकाल दीजिए, तो कार्बन का 12 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन का 1 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइट्रोजन 14 हो गया, टोटल 54 हो गया। तो n बराबर होता है मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये हो गया आपका 108 और ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया 54, ये निकाले आप, दोनों का रेशियो आ गया 2। ठीक है। दोनों का रेशियो आ गया आपके पास कितना 2 आ गया। ठीक है। तो क्या कहा जाता है, अब हमको निकालना है मोलिकुलर फार्मूला मास। ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला में 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू C3H4N ना, तो ये आपका डाटा निकल गया, मतलब कि मोलिकुलर फार्मूला निकल गया। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल ये है, आपके सामने है। ठीक है। तो बस उसी तरह से इसको सॉल्व किया हूं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन था कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन का 54.54 परसेंटेज है, हाइड्रोजन 9.09 परसेंटेज है, लिख दिए। ऑक्सीजन 36.36 परसेंटेज है, लिख दिए। अपने तरफ से एटॉमिक मास जोड़ दिए, इसका एटॉमिक मास है इतना, इसका 16। अब कीजिए क्या कि जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज में आप डिवाइड कर दीजिए, कितना से, अब जो आपका एटॉमिक मास है तो सब में डिवाइड करते चले जाइए, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकल गया या एटम निकल गया, जो कहिए इसको। जो सबसे छोटा डाटा है, जैसे यहाँ पर आ गया 2.27, सब में उतना ही से डिवाइड कर दीजिए, तो 241 आ गया। कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 1 आ गया, इतना आ गया आपको। ठीक है। अब तो सिंपलेस्ट इसका जो रेशियो आ गया एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O आ गया। कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इतना आ गया, आपको निकाल दिए सबका हम। मोलिकुलर फार्मूला के लिए आपके पास डाटा है, मोलिकुलर फार्मूला मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी अगर हम वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो तो उससे भी आपका निकल जाएगा, उससे 88 आ गया। अब उसी तरह से n आपका ये n निकाल दीजिए, मोलिकुलर
फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, यहाँ 2 आ गया आपका रेशियो, तो मोलिकुलर फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलिकुलर फार्मूला निकल गया। और चूंकि एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C4H8O2 आ गया। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज क्लास आपके यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है बेटा, जाइए।